अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 62, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं ST। तो जनाब जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 62 की तरफ। सारा चेंज करने के बाद बेड पर सिरहाने के करीब टांगें लटकाए बैठी थी और हाथों को एक दूसरे में उलझाए किसी की मुंतज़िर थी। बेतरतीब धड़कनों को काबू पाने की सही कर रही थी, क्योंकि जो कुछ वो सोच रही थी उन सोचों के साथ ही धड़कनों ने जो ऊधम मचा रखा था, लगता था कि दिल सीने से बाहर ही आ गिरेगा। एहतशाम भी चेंज करने के बाद ड्रेसिंग रूम से जैसे ही बाहर आया, सारा की निगाहें उसी पर लगी थीं, जबकि वो अपनी धुन में मगन उसे नज़रअंदाज करता सोफ़े की जानिब कदम बढ़ा गया। सारा एक बार फिर से अल्फाज को जहन में तरतीब देती ज़बान को हरकत में लाई थी। शाम, बहुत मोहब्बत से पुकारा तो एहतशाम ने इस इल्तफ़ात पर बरजस्ता रुख मोड़े सवालिया निगाहें उस पर टिकाईं। आप बेड पर सो सकते हैं। सारा ने बमुश्किल अपनी बात कहते हुए उस पर निगाहें टिकाईं ताकि उसके तासुरात देख सके। जवाब में एहतशाम धीरे धीरे कदम उठाता इस तरफ बढ़ा था, जबकि चेहरे पे संजीदगी अभी भी रकम थी और तबस्सुम नदारत। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस धड़कनों का शोर अब कानों में सुनाई देने लगा था। एहतशाम उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। वो कदरे झुका तो सारा ने निगाहें मोड़ ली। उसने बमुश्किल थूक निगला, क्योंकि मुकाबिल की निगाहें उसी पर जमी हुई थी और फिर उसके करीब होना। एहतशाम ने लम्हा भर झुकने के बाद उसके पास पड़ा तकिया उठाया और शान बेनियाजी से कदमों को वापस मोड़ गया। मिसेस एहतशाम, अब जब तक तुम्हें अपना दीवाना ना कर लूँ तब तक तो ये मुमकिन नहीं। एहतशाम ने दिल ही दिल में उस पर निगाह करने के बाद सोचा था। आज पहली गिराह तो खुल चुकी थी। सारा उसे खुद बेड पर सोने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब एहतशाम आका भी ज़िद कर बैठा था। वो भी उसकी आखिरी हद देखने का मुतमन्नी था। जैसे वो उसको आखिरी हद तक आजमा कर दीवाना बना चुकी थी, अब एहतशाम को भी उसकी दीवानगी की हद देखने की जस्तजू थी। एहतशाम के पलट जाने की आहट पर बेसाख्ता ही सारा ने आंखें खोली। सामने देखा तो वो वहाँ नहीं था। वो रुख उसकी जानिब के कर्ब से दो चार उसे देख कर रह गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आप भी तो यही चाहते थे। अब इजाज़त दे चुकी हूँ तो भी आप किनारे किए बैठे हैं। सारा ने रंज से शिकवा किया, जबकि ये जुमले एहतशाम के बेकरार दिल पर फुहार की तरह बरसे थे, क्योंकि लगता था एहतशाम की ज़िद पकड़ने पर मिसेस एहतशाम अपनी ज़िद से धीरे धीरे पीछे हट रही थी। हाँ, पहले तुम्हारी मर्ज़ी थी और अब मेरी मर्ज़ी है। अगर बात सिर्फ तुम्हारे वजूद तक रसाई हासिल करने की होती तो वो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी सारा, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और निकाह के पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर और 3 बार इकरार करने का मतलब तो यही था कि अब से तुम मुझे अपना मुहाफ़िज़ मान चुकी हो। उसके साथ साथ तुम अपने तमाम हकूक़ एहतशाम आगा के नाम लिखवा चुकी हो। अब इस वजूद पे सिर्फ तुम्हारा हक़ नहीं, बल्कि तुमने इसमें किसी को शराकतदार ठहरा लिया है, और अब तक अगर वो अपने हक़ से दस्तबरदार है तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। दूसरे मर्दों की तरह सोचता तो तुम्हारी नारज़ामंदी के बावजूद भी पीछे ना हटता, बल्कि तुम्हारी नारज़ामंदी को पसे पुश डालकर यही समझता कि ये तो मेरा हक़ है, तुम इससे मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन तुमने मेरे बारे में अब तक बहुत गलत सोचा है, इसलिए कैसे सोच सकती हो कि तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ी मिल सकती है? ख़ुद को साबित करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। मैंने तो सारे जतन कर लिए, अब तुम भी करके देख लो। हो सकता है तुम मेरी तरह नामुराद ना हो। एहतशाम ने तासुफ भरे लहजे में कहा। एहतशाम अपनी बात ख़त्म करके आज लाइब्रेरी तो नहीं गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से किसी को कुछ भी इल्म हो, लिहाजा वहीं कमरे में पड़े सोफ़े की तरफ आ गया। तुमने छोड़ा था आदतन मुझको, अब मुशक्क़त करो कमाओ मुझको। एहतशाम ने सोफ़े पर बैठते ही शेर कहते हुए एक आखिरी निगाह उस पर डाली। अब कि उसकी निगाहें सारा के दिल के आर पार हुई थीं।
सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज़, बहुत नींद आ रही है। लाइट्स ऑफ कर दो। एहतशाम ने पीछे तकिए पर सर गिराते ही आंखों पे हमेशा की तरह बाजू रख लिया था और उसकी खामोशी को देखकर हुक्म सादर कर गया था, जबकि सारा तो अब तक हमन्नकों की तरह उसे ही देख रही थी। आंसू जब्त होते हुए रुखसारों के रात से होते हुए दामन पर आकर गिरने लगे थे। कुछ देर कबल जो धड़कनें सर पर दौड़ रही थीं, अब तो ऐसा लगता था जैसे थम ही गई हूँ। वो क्या कह गया था, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने उठकर लाइट ऑफ कर दी थी और अब तकिए पर सर रखे बेआवाज़ रोती जा रही थी, लेकिन उसके आंसुओं का गवाह फ़कत उसका तकिया ही था, जो हर गुजरते पल के साथ नम होता जा रहा था। सिमी का वलीमा भी बड़े एहतमाम से हुआ। सिमी और एनी के चेहरे से उस दिन अलग ही खुशी छलक रही थी, ऐसी खुशी जो इंसान अपनी ज़ात की तकमील के सफ़र के बाद पाता है। और अक्सर लड़कियां तो इस खुशी को छुपाना चाहें भी तो नहीं छुपा पाती, और कुछ हुरमा नसीब इस खुशी को जाहिर करने के लिए लाख मुस्कुरा भी लें, फिर भी अंदर की उदासी को नहीं छुपा सकती। अब सारा को भी लगने लगा था कि पहले पहले सभी उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे, तो शायद उसे किसी की नज़र ही लग गई है। कल तक तो तुम दोनों बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन आज मुझे तुम कुछ उदास लग रही हो, खैरियत है ना? एनी ने सिमी और एहतशाम को स्टेज से उठकर दोस्तों की तरफ जाते देखा तो अपने पास बैठी सारा को खोजती निगाहों से देखकर पूछने लगी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सारा ने मसीह मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए उसे अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहा। मेरे लिए तो खुश हो, और अपने लिए? देखो सारा, तुम मेरी दोस्त, मेरी बहन हो यार, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। उस दिन भी मैं तुमसे सिर्फ इस बात पर ही लड़ी थी कि इतने अच्छे इंसान को कहीं गंवा ना दो। लाख अच्छे सही, लेकिन एहतशाम भाई भी हैं तो मर्द ही ना। जब तुम बेरुखी दिखाओगी तो उनकी आंखों को खैरा करने के लिए तो बाहर हजार मंजर और मौके होंगे, और अगर वो गलती से भी किसी मौके से फ़ायदा उठा लें तो उनका कुछ नहीं जाएगा। खसारा फ़कत और फ़कत तुम्हारे हिस्से में ही आएगा, और उनकी शख्सियत तो माशाल्लाह ऐसी है कि कोई भी उनकी तमन्ना कर बैठेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम क्या करोगी? सारा, इतनी पागल ना बनो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। एनी उसे फिर से समझा रही थी। तुम और एहतशाम भाई कोई बात ना भी बताओ, दुनिया के लिए खुद को खुश जाहिर कर भी लो, तब भी इस झूठी खुशी के पीछे छुपी उदासी तुम्हारे चेहरे से आया होकर ही रहेगी। वो तो फिर भी मर्द हैं, और मर्दों के पास ये हुनर होता है कि चोट खाने के बाद भी हर दर्द को ऐसे पी जाते हैं कि उनके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होता कि उस शख्स ने महबूब के हाथों बेवफाई के जहर का प्याला चढ़ाया हुआ है, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान हर जहर पर भारी होती है, जो मुकाबिल की सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर लेती है, और वो समझ ही नहीं पाता कि इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है। औरत बड़ी जज्बाती होती है। जब जज्बात की रौ में बहती है तो उसके जज्बात को मुकाबिल की आंख फौरन ही समझ जाती है, क्योंकि वो न चाहते हुए भी अपने जज्बात को किसी खुली किताब की तरह चेहरे पर खोल कर रख देती है। मुझे और सिमी को ही देख लो, चेहरे पे छाए सुकून और खुशी की रौनकों को हर किसी ने महसूस किया और सराहने के साथ दुआएं भी दी। जब तक कागजी रिश्ते में मोहब्बत और हकीकत के रंग नहीं भरोगी तो कैसे खुश रह पाओगी? ये रंग भरने में तुम ही पहल कर लो, क्योंकि ये गलती तुम्हारी ही थी। फिर देखना एहतशाम भाई कैसे दौड़ते हुए आएंगे तुम्हारे पास, तो बताओ, मानोगी ना मेरी बात? लेकिन इस बार सारा ने इस शख्स का कहा मानकर कोई हमाकत नहीं की थी। जवाब में वो खामोश ही रही, बस मुस्कुराकर सर को इस बात में हिलाने पर ही इक्तफा किया। वलीमे से फारिग होकर वो लोग वापस तो आ गए, लेकिन आपस की दूरियां थीं कि कम होने को ही नहीं आ रही थी। दिल लम्हों की चादर ओढ़कर सिरकते, घड़ियों पर सर पर दौड़ते तेजी से यूं गुजरे कि अब आशा की शादी का दिन भी आ गया था। बीजान ने सिर्फ खास और ख़ास मेहमानों को ही बुलाया था कि लंबे चौड़े रिश्तेदारों को बुलाएं और वो कहीं खुर्रम के घर वालों के सामने कोई बात ना कह दें आशा के बारे में। बिल्किस बुआ की कमी भरने के लिए खुर्शीद बुआ को भी बुला लिया गया था। उनकी पोती मरीना तो इस बुलावे पर बहुत ही खुश हुई थी। आज रात को आशा की रुखसती थी।
कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया गया था। आशा की तरफ से तो सब सादगी से ही हो रहा था। उसकी जहेज में भी वो सभी काम आ गया जो उसकी पहली शादी की तैयारी के दौरान लिया गया था। जबकि खुर्रम लोगों की तरफ से हल्ला गुल्ला और रौनकें उरूज पर थीं। एहतशाम भी आज ऑफिस नहीं गया था। सारा तो आज नीचे मेहमानों और तैयारियों में ही मसरूफ रही। आशा सबसे नजरें बचाती आज फिर से एहतशाम के कमरे में पहुंच गई थी, क्योंकि इस काम के लिए उसने ज़ेबा को मुकर्रर किया था। उसी ने आशा को इतला दी थी कि सारा नीचे ही है, जबकि एहतशाम अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर अपने कमरे की तरफ गया है। लिहाजा उसे मुश्किल तो लगा, लेकिन आंख बचाती ज़ेबा को ढाल बनाए वो ऊपर पहुंच चुकी थी। एहतशाम, मैं चाहती हूँ कि सैलून के लिए तुम मुझे ले जाओ, क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे, आशा ने अंदर दाखिल होते ही कहा। एहतशाम, जो बड़ों के साथ मिलकर सारे इंतजाम देखने के बाद अभी कुछ ही देर पहले तैयार होने के लिए ऊपर आया था, उसे देखकर हैरान रह गया। आशा प्लीज़, तुम्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए था। फूफो कह रही थी वो खुद तुम्हें सैलून ले जाएंगी और तुम्हारा अब उनके साथ जाना ही बेहतर है। एहतशाम, जो कि अभी सिम्मी की कॉल बंद करते ही ड्रेसिंग की तरफ जाने वाला था, आशा को कमरे में दाखिल होते देखकर चौंक गया। फिर उसकी फरमाइश पर संजीदा लहजे में गोया हुआ। एहतशाम, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी अजीरन बना दी है, क्योंकि सारा अभी तक तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे पाई। आशा को उसकी दो टोक बात पर यकीन हो चला था कि वो उसे सैलून नहीं ले जाएगा, जब भी उसने यहीं उससे बात करने का कसद बांध लिया। आखिरी बात शायद उसे ज़ेबा से ही पता चली थी। आशा प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पहले कुछ था भी तो तुम्हारी वजह से। अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है और हम बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम बस आगे की अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। आज से निकाह के बाद खुर्रम ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। अगर तुम अपनी मासी की गलतियों पर शर्मिंदा हो तो खुर्रम को ही अपना सब कुछ मान लेना, कि उसे कभी तुम्हारी ज़ात से कोई भी शिकवा ना हो। सब कुछ भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना, जभी खुश रह पाओगी और अपने हमसफ़र को भी खुश रख पाओगी। एहतशाम ने वहीं खड़े खड़े और कुछ नहीं तो एक कज़न के नाते ही उसे समझाया था, क्योंकि आज वो अपने घर की होने जा रही थी और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, जहाँ कभी बचपन में उन्होंने बहुत सा वक्त साथ बिताया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा तुम्हें खोना था एहतशाम। मैंने तुम्हें चीट करके बहुत गलत किया, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि सारा और तुम हमेशा एक दूसरे के साथ हम सफ़र बनकर रहो। बिलाशुबा सारा एक अच्छी लड़की है। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आशा की आंखें बात के दौरान भीग चुकी थीं। बस खुर्रम को कभी भी चीट मत करना। अब से वही तुम्हारी कुल कायनात होगा। सो अच्छी लड़कियों की तरह अपने रिश्ते को खूबसूरती से निभाना। अभी एहतशाम ने ये बात मुकम्मल ही की थी कि सारा अधखुला दरवाज़ा धकेले अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा ने उसे देखते ही तुम लहजा इख्तियार किया। सारा, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। मुझे बस एहतशाम से ज़रूरी बात करनी थी। आशा ने नज़रें चुराई। मेरे शौहर से तुमने कौन सी ज़रूरी बात करनी थी? हाँ, सारा का लहजा मज़ीद बिगड़ा, जबकि आशा खामोशी रही। पहले जब तुम एहतशाम से मुंसलिक थी तब तुम्हारी अहमद से बातें ख़त्म नहीं होती थी। अब खुर्रम से रिश्ता जुड़ा है तो एहतशाम से राजो न्याज करना चाहती हो। मसला क्या है तुम्हारा? या दूसरों के शौहर पर तुम्हारी नज़र होती है? सारा तड़ाक से बोलती चली गई, जबकि आशा ने शर्मिंदगी से निगाहें ही झुका लीं। उसकी आंखें भी भर आई थीं। सारा, खामोश रहो। आशा, तुम जाओ यहाँ से। एहतशाम पहले तो खामोश रहा, लेकिन ये सोच कर कि वो इस घर से रुखसत हो रही है और फिर वो ये भी इकरार कर चुकी थी कि उसके दिल में एहतशाम के लिए कुछ नहीं है, उसने सारा को खामोश करवाना चाहा। लेकिन सारा भी एहतशाम की पहली बार में ही सुन लेती कहाँ मुमकिन था। कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने तुम्हारी ज़ुबान पर ताले डाल दिए हैं और तुम मुझे नहीं बता सकती? या फिर वही बातें दोहराने आई थी जो तुम अहमद से क्या करती थी? सारा जेलसी में हद से ही तजावज़ कर गई थी। सारा, एहतशाम की और आशा की आवाज़ बैक वक्त ही उसकी जसारत पर उभरी थी। तुम अपनी लिमिट क्रॉस करी हो सारा। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तो एहतशाम को ये बताने आई थी कि मेरे दिल में उसे लेकर कुछ भी नहीं, और मैं तुम दोनों की अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआगो हूँ। आशा ने दुख से कहा
اور وہاں سے جانے کو ہی تھی کہ سارا نے کلائی سے اسے پکڑ کر روک لیا۔ اوہ، میں نے لمٹس کراس کی ہیں، اور تم جو اب تک کرتی آئی ہو اسے کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی سارا کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوتے آشا کے رخسار پر پوری شدت سے جا لگا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو، آئندہ میرے شوہر کے آس پاس بھی کہیں بھٹکی تو گلا دبا دوں گی تمہارا، اور یہ جھوٹی کہانیاں کہیں اور جا کر سناؤ جو تم پر یقین بھی کر لے۔ احتشام بھی اس کی ان حرکتوں پر متعجب سا اسے تکے جا رہا تھا۔ آشا بھی رخسار پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سارا نے ایک وسیلی نگاہ احتشام پر ڈالے رخ موڑ لیا تھا۔ اپنی اس بے لگام زبان کو قابو میں ہی رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میرا امتحان مت لو۔ بات کرنے سے پہلے کم از کم سوچ ہی لیا کرو کہ ایک پرائی لڑکی کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی شوہر پر تم کیا الزام لگا رہی تھی، اس کا کردار بھی مشکوک بنا رہی تھی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے سارا، اب تم نے مجھ پر کوئی ایسا الزام دھرا تو یقین کرو پھر تمہیں میں وہ سچ کر کے دکھاؤں گا۔ احتشام نے انگارے برساتی نگاہ اس پر ڈالی اور شہادت کی انگلی سے وارننگ دیتا وہاں سے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت رہ گئی۔ آشا کو شازیہ ہی پارلر لے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں تو بار بار سارا کی باتیں گونج رہی تھیں، جب ہی بار بار اس کی نگاہیں نم ہو جاتی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مر جائے یا پھر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ انسان غلطی تو کر لیتا ہے، لیکن اس غلطی اور اپنے کیے گئے گناہ کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو خدا کے علاوہ قدم قدم پر لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ خدا تو اپنے بندے پر ہر حال میں مہربان رہتا ہے، بھلے پھر وہ بندہ عابد و زاہد ہو یا گناہ گار، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کی غلطی پر کہاں مہربان رہتا ہے، بلکہ وہ ایک سفاک اور بے رحم انسان بن جاتا ہے۔ خدا تو اپنے کرم سے بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن انسانوں کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہوتا۔ وہ قبر میں اترنے تک آپ سے حساب کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ سارا تو احتشام کے ڈانٹنے کے بعد وہاں سے ہو گئی تھی، جب ہی سفر کے دوران بھی دونوں طرف خاموشی ہی چھائی رہی۔ البتہ مرینا خورشید بوا سے ضد کر کے احتشام کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور تھی تو پیچھے بیٹھی ہوئی، لیکن کوئی نہ کوئی سوال کر کے احتشام کی طرف اپنی توجہ اپنی طرف کروانا چاہ رہی تھی، جبکہ سارا بھی اس کے ہر سوال کے آخر میں یا پھر احتشام کے جواب پر احتشام پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر کچھ جتانا چاہتی تھی۔ احتشام بھی سب سمجھ رہا تھا اور اندر ہی اندر اس کی اس حالت سے محسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن بظاہر شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ وہ لوگ میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ سارا تو گاڑی رکتے ہی دروازہ کھولے بنا احتشام کا انتظار کیے دروازہ زور سے بند کرتی آنن فانن اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کا ضبط جو جواب دے گیا تھا۔ احتشام بھی اس کی جالسی پر مسکرا اٹھا تھا۔ سب انتظامات اچھے سے کیے گئے تھے۔ نکاح کے بعد سب کھانے میں مشغول ہو گئے اور جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ہر آنکھ نم تھی۔ آشا خورشید بوا سے لپٹ کر بہت روئی تھی، پھر ارد گرد سے بے پرواہ می جان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ان کے قدموں پر تھے اور بلک بلک کر وہ روتی جا رہی تھی۔ خرم یہ منظر دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کے والدین اور رشتہ دار آشا کی اس حرکت پر متعجب ہوئے تھے۔ می جان نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا تھا۔ ایسا مت کرو بیٹی، بیٹیوں کی رخصتی کا وقت ویسے ہی بڑا سخت ہوتا ہے والدین کے لیے، اور تمہاری اس عمل سے تمہارے سسرال والوں کے ذہن میں کئی سوال سر اٹھانے لگیں گے۔ می جان نے گلے لگتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس گھڑی اسے اپنے ماں باپ اور بلکیس بوا شدت سے یاد آئیں۔ پھر اس کے ہاتھ بندھے تھے اور وہ گھر کے سب ہی مرد و خواتین سے ایسے ہی الوداع ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ سب نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے سر پر دست سے شفقت رکھا تھا، سوائے طاہرہ کے، جو اپنے بیٹے کی وجہ سے اب تک اس سے نالاں تھیں۔ اس کی نگاہیں کسی کی متلاشی تھیں، اور وہ تھا کچھ فاصلے پر کھڑا احتشام آقا، جو سینے پر بازو باندھے یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد سر جھکا گیا تھا۔ آشا سب کے درمیان سے نکلتی اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی اور ہاتھ باندھے سسک رہی تھی۔ احتشام نے بھی اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے تھے۔ جاؤ آشا، نئی زندگی، نیا ہم سفر اور نئی راہیں تمہاری منتظر ہیں۔ پلٹ کے مت دیکھنا، کیونکہ سراب کے سوا کچھ بھی نہیں دکھے گا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہر اس بات کے لیے جس کے لیے تم خود کو میرا مجرم سمجھتی ہو۔
जाओ, शाबाश, खुर्रम तुम्हारा मुंतज़िर है। एहतशाम ने उसका हाथ थामा और उसे वहाँ ले आया जहाँ खुर्रम खड़ा था, और आशा का हाथ खुर्रम के हाथ में दे दिया था। एहतशाम ने ही उसकी रुखसत पर उसके सर पर कुरान का साया किया था। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने फिर से मुड़कर उन सब प्यारों को देखा था जो अब उससे फासले पर रह गए थे। वो उस घर पर एक आखिरी निगाह डाले और उन सब पर निगाह डाले फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी थी। खुर्रम से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाए उसे तसल्ली दे गया। गाड़ी में बैठने से गाड़ी चलने तक उसकी निगाहें पीछे ही लगी थीं, और फिर आखिर वो सब बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन आगे बहुत से इम्तिहान अभी उसके मुंतज़िर थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कहानी अभी बाकी है। बहुत जल्दी एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चिल्ड्रन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।